हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवीन सिंह स्वागत करता हूं। और जो कि लेके आ रहे हैं जो कि आपकी टेस्ट सीरीज है उसके रिगार्डिंग में जो कि 70वीं जो बिहार पीसीएस की जो परीक्षा है बीपीएससी की उसके रिगार्डिंग आपकी ये टेस्ट सीरीज रहेगी। तो जो भी बच्चे बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी बच्चे जुड़ जाएं और एक हम अच्छे वे में इस टेस्ट सीरीज को करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और हम पूरी टेस्ट सीरीज को एक अच्छे वे में और सभी बच्चे आंसर भी देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 से कराऊंगा, पूरी टेस्ट सीरीज हम करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो भी मतलब जितनी भी टेस्ट सीरीज रहेगी ये एक बहुत अच्छी आपको स्कोरिंग कराएगी, राइट। तो आप जरूर इसको अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में जो परीक्षा है बीपीएससी की उसके रिगार्डिंग होने जा रही है। ठीक है, बीपीएससी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो 70th बीपीएससी, राइट, जो जिन बच्चों ने दिया है वो दे रहे हैं जो बच्चे इस बार। और 69th जिन बच्चों ने दे रखा है, राइट, और उसका रिजल्ट आज आ गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर रहा है, राइट। 470 के समथिंग वैकेंसी थी, 475 या 470 के समथिंग, और जिसमें से 470 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और 5 बच्चों का मतलब 5 सीटें खाली रह गई उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो साइंस का पोर्शन पोर्शन है पहले। और आपको पता है बीपीएससी के एग्जाम में साइंस का पोर्शन थोड़ी सी उसकी मात्रा जो ज्यादा रहेगी। तो पहला सेट को देखेंगे, वायुमंडलीय दाब। क्या वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो सबको पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो पहले तो देखो आप कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को कि आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ, तो सभी बच्चे बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वार। ठीक है, बिल्कुल। जिस बच्चे ने बार आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर। तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो क्या होती है? बार होती है। ठीक है, याद रखना। देखो एक बार बराबर जो वायुमंडलीय दाब है वो गैर असाई मात्रक उसका बार है जो कि 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे कि एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 क्या होता है? एक बार बराबर, ठीक है, पास्कल। कितने पास्कल होता है? ठीक है, तो इस वायुमंडलीय दाब का जो इकाई होगी वो क्या होगी? बार होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा से कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कथन सेकंड क्या बोल रहा है? कथन ये बोल रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन वो घर्षणहीन पृष्ठ, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो ध्यान से पढ़िए कि कथन क्या बोल रहा है कि एक एक पृष्ठ है जो पूर्ण घर्षणहीन है। कैसा? कंप्लीटली मतलब घर्षणहीन है। और उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। क्या ये सही है गलत है? कारण क्या बोला? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, अगर कोई तंत्र है उस पर बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर सभी बच्चे बताएं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। हाँ बताइए सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कमेंट करते जाएं। तो देखो इसका जो कथन है वो भी सही है और कारण भी सही है और दोनों का स्पष्टीकरण बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ये जो घृष्टहीन पृष्ठ है उस पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और सीटी बजाने से अपनी, हाँ, वो अपनी सीटी बजाकर अपनी गति में क्या परिवर्तन ला सकता है। राइट, तो इस तरीके से अगर घृष्टहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। राइट, गति तो नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो और इसके बाद हालांकि पूर्णतः घृष्टहीन सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति को एक ही दिशा में हवा छोड़ना पड़ेगा, राइट, छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। तो जब वो सीटी बजाएगा तो विपरीत दिशा में वो क्या करेगा? गति करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। और दूसरा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच परिवर्तित क्या होगा? परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बोला कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। तो सबको पता है कि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो सबको पता है। तो इसका आंसर हमें जो कि देना है, तो आप सभी बच्चे दे लेंगे। इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वाले
वालों में भी दिखाई देता है, उपयुक्त कारणों में से कोई नहीं। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सब सर्वाधिक है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, जो बैंगनी रंग है, ठीक है, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा रहेगा, बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य रहेगा वो, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर चूंकि हाँ ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, लाल कैसे होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है। यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लगाया जाता है। तो किसका व्युत तो प्रकीर्णन का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। देखो, अगर आपको दूर दृष्टि दोष, सॉरी, दूर दृष्टि दोष की बात कर रहा, तो अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। कहाँ, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अन्य बिंदु पर। राइट, तो आपको बताना है, तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहता है, रेटिना के हमेशा पीछे बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब इसको समझाने की बात नहीं है, ये आप समझ सकते हो। राइट, आपने 10th में पढ़ा भी होगा। राइट, तो इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कथन ए, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में हाँ, बंकित या बैंड हो जाती हैं। मतलब उसने कहा कि जो रेडियो तरंगें होती हैं वो किस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र में की तरफ बैंड हो जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, और कारण क्या बोला, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय होती है। तो एक चीज बताऊं कि जो रेडियो तरंगें होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में बैंड नहीं होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसकी बात को समझो। और जो कि रेडियो तरंगें क्या होती है, रेडियो तरंगों की प्रकृति क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, ये करेक्ट आंसर। तो क्या है, ये गलत, आर सही है, डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया, और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, हमें क्या है कि नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, अब एग्जाम आ गया पास में, तो हमें टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है। ठीक है, तो अगले हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को क्या देखने की कोशिश करेंगे, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी को सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। जो पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह होता है, तो पृथ्वी से, अगर देखो जो कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, समझ, यहाँ से इसको सुस्पष्टता तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। किस प्रकार, मतलब किसकी वजह से। तो पहला ऑप्शन दे रहा है डॉपलर प्रभाव, दूसरा रडार द्वारा, सोनार द्वारा, या पल्सर द्वारा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इसको पता कैसे किया जाता है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो उपग्रह होता है इसको ट्रैक जो किया जाता है वो डॉपलर प्रभाव द्वारा, किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा, याद रखना। ठीक है, जो जैसे कि जो भी अंतरिक्ष में जो भी उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह लेके जाते हैं अपन, तो उनको किस प्रकार से हम उनको ट्रैक करते हैं, तो उनको डॉपलर प्रभाव के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्ट तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। तो किसकी सहायता से की जाती है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग संभव है। तो डॉपलर प्रभाव से अच्छी ट्रैकिंग हो जाती है, और ट्रांसमीटर, ठीक है, और रिसीवर की सहायता से इसको क्या करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं, इन दोनों चीजों की सहायता से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, भू स्थैतिक स्थिति, क्वेश्चन नंबर 7 बोला, भू स्थैतिक स्थिति क्या है। तो भू स्थैतिक स्थिति क्या है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देती है, जब कोई पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, जब कोई पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी, सॉरी पदार्थ, सॉरी सॉरी, मैं, हाँ, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच स्थित होता है, सॉरी, और जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। मतलब कहने का मतलब कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब भू स्थैतिक स्थिति क्या है, कि जब कोई पदार्थ होता है, देखो कोई पदार्थ है, जब कोई पदार्थ होता है तो वो इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है, पृथ्वी की जो गति होती है उसके समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से उसकी निश्चित दूरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे भू स्थैतिक स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भू स्थैतिक स्थिति कहते हैं।
इसके बाद अगला क्या है, देखो आईसीटी का तात्पर्य पूछा है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, आईसीटी का तात्पर्य क्या है। तो आईसीटी का तात्पर्य होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी का तात्पर्य क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फुल फॉर्म है एक तरीके से आईसीटी का। हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के अनुसार ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर चुनें। तो देखो ए और बी का अर्थ है, ए बी का भाई है। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि ए और बी है। ठीक है। हाँ, ऐसे देखो इसको आप सॉल्व करिएगा एक बार। ठीक है, उसने क्या बोला कि ए क्या है कि बी का भाई है, तो ए क्या है, किसका भाई है, बी का। ठीक है, ये समझ गए। हाँ, ए प्लस बी का अर्थ। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, तो ये इसमें बताया कि जब माइनस हो तो बी की क्या है, बहन है। उसने मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ क्या है, तो ए बी की माँ है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखा जाएगा। और ए डिवाइड बाई बी का अर्थ क्या होगा, तो ए बी का पिता है। तो इस प्रकार उन्होंने पूछा कि क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस आर प्लस एस प्लस एस में पी और एस का संबंध पूछना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसको आप सॉल्व करिएगा क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो सकता है, तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कल मैं इसको अच्छे से सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है भाई आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करिएगा। ओके, क्योंकि हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। जो अल्फा कण है, ठीक है, उसके क्या दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, दो प्रोटॉनों के, हीलियम एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, दो पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर, दो पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जो अल्फा कण के जो दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर होगा कि हीलियम के एक परमाणु के नाभिक, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जो अल्फा कण बने होते हैं तो वो किस प्रकार से बने होते हैं कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये दो आवेशयुक्त हीलियम आयन होते हैं। ठीक है, इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये जो अल्फा कण बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, दो प्रोटॉन। ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक है, दो न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना होता है अल्फा कण। और इनका जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर। किसके बराबर, हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सरलता पूछी है। एक सेकंड। हाँ, संयोजकता पूछी है, सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। सिलिकॉन की कितनी होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, सल्फर की कितनी होती है। चलो बताइए सब लोग। हाँ, तो सिलिकॉन की संयोजकता बताना है, तो सिलिकॉन की संयोजकता होती है, वो होती है 4। ठीक है, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो होती है 1। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो वो 3 होती है। और बाकी सल्फर की जो संयोजकता है वो 2 होती है। तो याद रखना आपको। ठीक है, याद क्या रखना कि जो सिलिकॉन की संयोजकता, याद रखना सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, वो होती है 1। फ्लोरीन 1, सिलिकॉन 4। ठीक है, एल्यूमिनियम की संयोजकता वो होती है 3। ठीक है, याद रखना है ऐसे। और जो सल्फर होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर लगाया जाए तो देखेंगे, सबसे पहले सिलिकॉन तो फोर्थ। ठीक है, इसके बाद फ्लोरीन, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। देखो ये तत्व दिए हैं, आयरन दे रखा, लेड लेड दे रखा, आयरन दे रखा, मैग्नीशियम दे रखा, एल्यूमिनियम दे रखा। तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो इसमें जो आंसर होगा कि जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, वो कौन सा तत्व है, तो वो जो तत्व है वो है लेड। ओके, तो जिसने लेड आंसर बताया एकदम करेक्ट आंसर। आप समझने की कोशिश करिए कि धातु जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। कौन कौन, सबसे पहले याद करने की कोशिश करना।
ये कौन कौन हो गया, लेड हो गया, इधर लिख देता हूँ, लेड, कॉपर, ठीक है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, इसके बाद गोल्ड हो गया, ठीक है, इसके बाद प्लेटिनम, ठीक है। ये क्या है, ये जल के साथ बिल्कुल भी, मतलब जल या भाप के साथ ये बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती, ये पांच, ठीक है, याद रखो, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एवं प्लेटिनम, ठीक है। फिर इसके बाद समझने की कोशिश करना, मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम, तो ये जो मैग्नीशियम है ये ठंडे जल से नहीं करता, ये गर्म जल से कर लेता है, ठीक है। इसके बाद समझने की कोशिश करना कि जो आयरन है, ठीक है, और एल्यूमिनियम है, तो इसको समझ, धातु जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जस्ता हो गया, ठंडे एवं गर्म दोनों से अभिक्रिया नहीं करते ये, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इसके बाद है आयरन, ये क्या है, ठंडे और गर्म से नहीं करते, ये भाप से कर लेते हैं, किससे करते, ये भाप से कर लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ये भाप से कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम किससे कर लेता है, तो मैग्नीशियम कर लेता है गर्म जल से, किससे कर लेता है, गर्म जल से, गर्म लिखा है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। हम्म, ये गर्म जल से, तो हम, मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताया कि आप, कि कोई क्वेश्चन कभी कभी लेड ना दे, कॉपर दे दे, कॉपर ना दे तो सिल्वर दे दे, गोल्ड दे दे, प्लेटिनम दे दे, तो ये किसी से भी नहीं करते, ना गर्म जल से, ना ठंडे जल से, ना भाप से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 बोला कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण, देखो एक बार मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, समझ तो गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बड़े ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान देंगे, निम्नलिखित, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तुमने देखा होगा पीतल होता है, पीतल का लोटा देखा होगा घर में होते हैं, तो वो हवा के साथ की उपस्थिति, हवा में फीका पड़ जाता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो देखो जो पीतल होता है, ठीक है, तो वो हवा में किस लिए हो जाता है, वो उसका रंग फीका हो जाता है, वो हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, किस वजह से हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कांच पर हाँ, उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है, अगर देखो कोई कांच है तो उस पर किसके द्वारा खरोंच जो आती है, या फिर उस पर कांच पे कुछ लिखा जाता है, राइट, उस तरीके से किससे किया जा सकता है, हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, या हाँ, एक्वा रेजिया से, या अम्ल राज्य से बोलते हैं ना, और H2SO4 जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, तो इन चारों में से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांच में किससे लिखा जाता है या उसमें खरोंचा जा सकता है, तो आप बताइए। बिल्कुल, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हीरा एक ऐसी चीज है जिससे कांच में लिखा जा सकता है, और दूसरा है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, राइट, कौन सा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, ठीक है, जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी इस पे कांच पे लिखा जा सकता है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो नाइट्रोजन की मुक्ति जो होती है उससे क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, स्थल मंडलीय नाइट्रोजन में मात्रा वृद्धि हो जाती है, स्थल मन स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है, या नाइट्रिक बैक्टीरिया का विनाश हो जाता है, तो जब भी नाइट्रोजन मुक्त होती है, देखो नाइट्रोजन मुक्त कौन करता है, जैसे जानवर करते हैं, बहुत सारी है, राइट, तो ऐसी चीजें नाइट्रोजन मुक्त करती है, तो नाइट्रोजन की मुक्ति होने से, या फिर पत्थरों से जो नाइट्रोजन मुक्त होती है, तो उससे क्या होता है, क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, या स्थल मंडल में, या दोनों में नहीं बढ़ती है, बराबर रहती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, नाइट्रिक बैक्टीरिया का विनाश हो जाता है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है, स्थल मंडल और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन की मुक्ति से, ठीक है, कोई कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है, आपको बताना चाहूंगा, जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है, नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रिया स्थिरीकरण, खनिजीकरण, देखो बहुत सारे, स्थिरीकरण होता है, खनिजीकरण होता है, नाइट्रीकरण या नाइट्रोजन मुक्त प्रमुख है, नाइट्रोजन मुक्ति एक अपव्ययी प्रक्रिया है जो अनाइट्रिक जीवाणु द्वारा संपूर्ण की जा सकती है या की जाती है, इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइड आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन अप्रभावित होती है, तो कहने का मतलब कि किसी भी रूप में नाइट्रोजन का
क्या हो, मुक्तिकरण होता है, तो वो क्या करती है, स्थल मंडल और वायुमंडल में कुछ भी प्रभावित नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है कि पीएच एक पीएच एक मूलांक, हाँ, मूल्यांक दर्शाता है। तो पीएच वैल्यू आप समझते होगे, राइट? तो पीएच मतलब आप समझिए अम्ल और क्षार से रिलेटेड है, तो आप समझ गए कि हाँ, नेगेटिव से फोटो बनाने, हाँ, नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय के होने के मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कोई घोल है उसमें अम्लीय और क्षारीय की वैल्यू पता करनी है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो इस तरीके से पीएच मान उसका निकालते हैं। और पीएच मान सबको पता है कि 7 से कम हो या 7 से ज्यादा हो। तो 7 से जब कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, अम्लीय बोलते हैं, और 7 से अधिक होता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, समझ गए इसके बाद? हाँ, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन क्या वो बोला, खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो बताइए। तो कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल, मजबूत क्षार, या मजबूत अम्ल, या कमजोर क्षार। तो आपको ये बताना है कि जो नमक होता है, खाने का नमक होता है NaCl जिसे बोलते हैं, तो वो कौन से अम्ल से मिलकर बनता है, ये बताना है। ठीक है, किससे बनता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप दे पाए आंसर तो दे दिया करें, नहीं दे पा रहे आप बाद में ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ कमेंट, लेकिन आप देते देते जाए सारे बच्चे। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, जो फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल फार्मिक अम्ल होता है, हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। देखो इन तीनों अम्ल, चारों अम्ल के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। तो जो फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्जेलिक, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। अब फार्मिक अम्ल क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, जो लाल चींटियां होती है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, उसके बाद साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि और जो एसिटिक अम्ल हो, वो सिरका जो होती है, सिरका सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो एक एक से फार्मिक अम्ल, जो चींटियां हैं, ठीक है, और ये फोटोग्राफी के लिए तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। साइट्रिक अम्ल मैंने क्या बताया, नींबू। ठीक है, उसके बाद एसिटिक अम्ल क्या बताया मैंने, सिरका, याद रखना। ओके, इसके बाद कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है मतलब बर्मी कल्चर। ठीक है, बर्मी कल्चर क्या है, तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो भैया कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है वो क्या, बर्मी कल्चर कहलाता है, कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बन जाता है सब बच्चों को क्वेश्चन। ठीक है, इतना अभी हार्ड नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? ठीक है, गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, या स्पून बिल, या व्हाइट आइसबिस। तो इसको बताना है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा पक्षी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्डन मैसी, ये क्या है, ये पक्षी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये पक्षी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ये होगा इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा, जो गोल्डन मैसीर है वो पक्षी नहीं, आप जो एक मछली है, जो गोल्डन मैसीर है, ये क्या है, ये मछली है। ठीक है, और बाकी सारे पक्षी हैं। ठीक है, ये सारे पक्षी हैं, लेकिन गोल्डन महसीर एक क्या है, मछली है। ठीक है, याद रखना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो वो है टोर, जो गोल्डन मैसूर है उसका जो वैज्ञानिक नाम है टोर पुतितोरा। ठीक है, टोर पुतितोरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आप अपने मन से क्वेश्चन नोट लेके बैठ जाइए। सुनो मेरी बात, पहले नोट लेके बैठ जाइएगा, आप अपने आंसर भरते जाइए। ठीक है, आपको आंसर जो आए वो भरो, राइट? मैं कराते जा रहा हूँ, आप पहले भर लिया करो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सा टाइम भी दे दिया करूंगा, मैं आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम दिया करूंगा, तो आपने क्वेश्चन भरा और और तुरंत भर लिया करो या माइंड में बना लिया करो। टोटल क्वेश्चन जितने कराऊंगा उसमें अंदाज बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ना, तो टेस्ट सीरीज के तरीके करो। निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पादप है? तो भाई कीटहारी मतलब कीट को खाने वाला पादप पूछा है, तो हाँ, पैसन फ्लावर पादप, या घटपड़ी, या रात की रानी नाइट क्वीन, या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट।
तो इसका जो आंसर है कीठारी पादप है, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, घटपड़ी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी बच्चे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, लिपिड्स, क्या लिप हाँ, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? जो लिपिड्स का पाचन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल की, लाइपेज की, या पेप्सिन की? बताइए। हाँ, इसके ऑप्शन है केवल एक सही, केवल एक और तीन सही, केवल एक और दो सही, एक दो तीन। बताइए लिपिड्स के बारे में। हाँ, सभी बच्चे बताएं इसके आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप कमेंट करते जाएं, जो भी बच्चे क्लासेस कर रहे हैं तो वो कमेंट करते जाएं। ठीक है, कमेंट करें और अपनी कॉपी में भी लिखते जाएं। लिखते जाइए एक एक करके। हाँ बिल्कुल। तो मैं अब लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? वो होता है पित्त अम्ल और लाइपेज। जब लिपिड्स का पाचन होता है तो क्या क्या होता है? पित्त अम्ल होता है, ठीक है, और लाइपेज, ये दो हो जाएंगे। तो अगर आप बच्चों ने जिसने भी अपनी कॉपी में लिखा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। देखो ये भी एक तरीके रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर सॉल्व करने की करता हूँ मैं, खुद से सॉल्व करना आप घर पे, लेकिन मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। देखो 0.2, 0.25, तो इसमें कितने का अंतर है? तो माइनस करके देख लो, तो 0.5 हो गया ना, है ना। इसके बीच अंतर देखेंगे तो 0.10 हो गया। इसके बीच अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए। 0.15 हो जाएगा, है ना। हम्म अब इसके बाद देखो, जैसे बढ़ रहा है तो इसी प्रकार से इसका बढ़ा देंगे, तो कितना 0.2 या 0.220, तो कितना 7 हो जाएगा, तो 0.7 हो जाएगा कि नहीं? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं समझे? 0.5, 0.10, 0.15 या 0.20, ये बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देना 0.20 को। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 0.7 बन जाएगा। ठीक है, तो 0.7 इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक रक्त में एक वो सॉरी रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो शरीर में जो रक्त होता है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको तुरंत बन गया होगा, मुझे पता है, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं। सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना किसका काम है? रक्त का काम है। ठीक है, इसके बाद हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन कोशिश करना, सभी बच्चे करने की कोशिश करना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पत्तियों में एपिडर्मिस एपिडर्म्स, पत्तियों में एपिडर्म्स में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्तियों में एपिडर्म्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, राइट, उसे क्या बोलते हैं? उसको एस्टोमेटा कहते हैं। पहला पॉइंट बोला। एस्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल में गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। तीसरा है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया एस्टोमेटा द्वारा होती है। तो ये तीनों हैं, इन तीनों के आंसर बताना है हमें। ठीक है, मतलब तीनों में से कौन कौन सा कथन सही है? तो हाँ बताइए, सभी बच्चे आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आंसर दे, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं पढ़ने के लिए समय दे रहा हूँ। ओके, तो स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। इनके द्वारा पौधों पौधे वायुमंडल में गैसीय विनिमय, जैसे गैस का आदान प्रदान में सहायक होता है, तथा बाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में खुले और अंधेरे में बंद हो जाते हैं। यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं को डिचेड हाँ फिर जीटी जीटी घटने और बढ़ने में नियंत्रित करते हैं। मतलब कहने का मतलब समझिएगा। देखो मैंने कहने का मतलब क्या है कि पत्तियों में एपिडर्मिस में दिख रहे जो छोटे क्षेत्र हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये से बात सही है। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल की गैस का स्टोमेटा जो है में स्थित जो रक्षी कोशिकाएं हैं वो वायुमंडल में गैस का क्या करती हैं? आदान प्रदान, विनिमय करते हैं। गैसीय विनिमय करते हैं, तो गैस का आदान प्रदान करते हैं। बाष्पोत्सर्जन में स्टोमेट बाष्पोत्सर्जन जो होता है, जैसे कि पानी की बूंदें होती हैं, राइट, वो होता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो ये तीनों आंसर सही है, तो जिसने भी आंसर डी लगाया वो एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हरित क्रांति में भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? जो हरित क्रांति है, वो हरित क्रांति से भारत के कौन से जो राज्य हैं वो लाभान्वित हुए? तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली इसी बार करंट का क्वेश्चन भी बन गया है कि अभी हमारे जो एम एस स्वामीनाथन थे उनकी डेथ हो गई है, राइट। आई थिंक 98 ईयर में उनकी डेथ हुई है, राइट। तो उनकी डेथ हो गई तो उनको कितने पुरस्कार मिले, कब से स्टार्ट किया? 1966 आई थिंक,
हाँ, ये उनका पहला स्टार्टिंग काम था। तो ये मैं बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, 1996 में उन्होंने क्या किया, हरित क्रांति को प्रारंभ किया था, है ना? तो ये उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये उनसे सर्वाधिक जो लाभान्वित हरित क्रांति से हुए थे, राइट? तो वो कौन से हैं? तो वो हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और अभी रिसेंटली उन्हें भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया। किसको? एम एस स्वामीनाथन को। तो ये सारी चीजें और उनके पुरस्कार हैं, जैसे कि जो भी उनके पुरस्कार हैं वो भी आप याद कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगले पॉइंट है, देखो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बताया मैंने उसका आंसर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश याद रखना। जिसने भी सी ऑप्शन लगाया एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी कर पर कर की शुरुआत की थी? जो आमदनी है उस पर कर की शुरुआत किसने की थी? तो चार्ल्स वुड ने, या मैकहेल ने, या जेम्स बिल्सन ने, या विलियम जोन्स ने? तो देखो, आमदनी पर कर की शुरुआत जो की थी वो की थी जेम्स बिल्सन ने की थी। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता तो आप याद रखें, जेम्स बिल्सन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मेल कीजिए। जो निम्नलिखित योजनाएं हैं और कार्यक्रम है उनका मेल करना है। ठीक है, तो प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, पांचवी योजना। तो प्रथम योजना के सामने लिखा तीव्र औद्योगिकरण, द्वितीय योजना के सामने लिखा सामुदायिक विकास, तृतीय योजना के सामने लिखा आधारभूत उद्योग का प्रसार, चतुर्थ योजना के सामने लिखा न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम, और पांचवी योजना के सामने जो लिखा है वो स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता। तो ये सारी स्थिरता के साथ समृद्धि। तो आपको बताना है कि प्रथम योजना क्या क्या थी। ठीक है, प्रथम योजना का कार्यक्रम क्या था? तो प्रथम योजना का जो कार्यक्रम था वो था समुदाय विकास। ठीक है, ये याद रखो। अब द्वितीय योजना क्या है? तो द्वितीय योजना जैसे आई तो उसमें तीव्र विकास से रिलेटेड है। ठीक है, और तृतीय योजना में देखें तो तृतीय योजना आधारभूत उद्योग, तो ये सामने सामने मिल जाएगी तृतीय योजना। अब चतुर्थ योजना के बारे में देखेंगे तो स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि। ठीक है, इसके बाद पंचम पांचवी योजना है। ठीक है, तो वो न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम। तो इसका जो आंसर मिलाएंगे हम, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला बहुत सारे हैं, फिर तीसरे का तीसरा ही है। ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब चौथे का पांचम, वो, हाँ चौथे का पांचवा। तो डी ऑप्शन जिसने भी लगाया, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? हाँ, डी ऑप्शन जिसने भी लगाया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करना। तो जो तरल संपत्ति होती है, तरल परिसंपत्ति होती है, वो उन पर विचार करना है। तो करेंसी दिया है, बैंकों के पास जमा, मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा। तो इनका क्रम ढूंढना है हमें। ठीक है, तो एक तरीके से देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। हाँ, इन परिसंपत्तियों का तरलता, तरलता का घटते हुए क्रम में सही क्रम रखना, घटते हुए क्रम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, करेंसी जिस बच्चे ने बताया पहले पे, करेंसी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? करेंसी हो गई। ठीक है, अब दूसरे पे बताइए। हाँ, बैंक के पास मांग जमा, बिल्कुल, बैंक के पास मांग जमा। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब मतलब क्रम से बताना है। तो इसके बाद दूसरे बैंक के पास जो बचत जमा है। ठीक है, मांग जमा के बाद है बचत जमा, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा, सॉरी, चौथा पॉइंट क्या होगा? तो चौथा पॉइंट जो अंतिम बचा है वही कर दो। बैंकों के पास सावधि जमा, बिल्कुल, सावधिक, सावधिक जमा। तो अगर हम इसका क्रम लगाएं, ठीक है, क्रम लगाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले करेंसी, तो करेंसी कितने में चौथा हो जाएगा पहला। ठीक है, घटते क्रम में लिखना। फिर जमा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, हाँ तीसरा, दूसरा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? हम्म ये तो समझ गए होंगे ना क्या होती है परिसंपत्ति के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। जो मुद्रा प्रसार है उसको श्रेष्ठ तरीके से कैसे वर्णित किया जाता है? तो ऊंची कीमतें, कीमत निर्देशांक में वृद्धि, मुद हाँ, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि,
विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो बताओ, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके में वर्णित करो। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए इसके जल्दी जल्दी आंसर बताइए। हम्म। बिल्कुल, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप आंसर का जरूर टिक करें, मतलब कमेंट बॉक्स में। देखो, मुद्रा प्रसार का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है। मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, अर्थात मुद्रा निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे कीमत निर्देशांक में वृद्धि हो जाती है। जब मुद्रा प्रसार की श्रेष्ठ तरीके से हम वर्णित करेंगे तो कीमत निर्देशांक में वृद्धि हो जाती है। इसमें वृद्धि हो जाती है, कीमत निर्देशांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्या है, हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ पूछा है। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताइए सभी बच्चे। तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम की उत्पादकता का कम होना, श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना, बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार होना। तो आपको बताना। हाँ, तो बताइए। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। देखो, प्रचंड बेरोजगारी है, ये भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट। ये किस लाइन में बढ़ रही है, ये कृषि में सबसे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक, कृषि में सबसे ज्यादा है। आप सोच लो उसको। देखो, ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं, पर वास्तव में रोजगार नहीं होते हैं, क्योंकि उस उनसे प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन शून्य होता है, राइट। तो उनसे जो प्राप्त उत्पादन होता है वो शून्य होता है, तो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य हो जाती है। कैसे, आप समझना। एक किसान है, राइट, वो खेती करता है, समझना। तो वो क्या करेगा, अपन को लगेगा वो रोजगार में, उसके पास रोजगार है, वो खेती कर रहा, तो वो सारी चीजें मतलब जैसे पैदावार करेगा, सब करेगा, लेकिन कभी भी उसकी जो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता निकलेगी अंतर, वो शून्य निकलती है। तो इसलिए ये प्रचंड बेरोजगारी में आएगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है, शून्य होती है, तो ये प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी, हाँ, संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है। तो देखो, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसका गठन कौन कौन संस्था करती है, चार संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नीति। तो आप बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सभी बच्चे आंसर देते जाएं, एक एक करके आंसर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल। देखो, जो विश्व बैंक का विश्व बैंक जो बनाई जाती है, जैसे विश्व बैंक एक संस्था मिलकर किससे मिलकर बनती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये सही है। बिल्कुल, ये इससे मिलकर बनती है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IBRD। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता दे रहा हूँ। फिर अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, बिल्कुल विकास संघ जो है ये दूसरे नंबर का है, ये भी सही है। जिसे हम कहते हैं IDA डेवलपमेंट। और और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम हो गई ये हो गए IFC। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नीति इज द रॉन्ग। ठीक है, ये जो चौथा होगा, मुद्रा नीति नहीं होती उसमें। ठीक है, याद रखना ये वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1 2 3। अब और कौन होते हैं, तो देखो, IBRD, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD हो गया। और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम हो गया, IFC हो गया। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, IDA हो गया। इसके बाद जो होता है MIGA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और दूसरा है ICSID। ये पांच चीजें मिलके ही विश्व बैंक का विकास करती हैं, या संस्था को डेवलप करती हैं। IBRD शॉर्ट फॉर्म सीख लो, IFC वैसे याद ना हो, IDA या MIGA या ICSID, जिसे कहते हैं निवेश संबंधी विवादों की निपटारे हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र। जो निवेश से संबंधी, जो ICSID है, निवेश से संबंधी जो भी विवाद होते हैं, तो उनको निपटाने के लिए ये होता है। MIGA क्या होता है, ये होता है, ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। ठीक है। और IDA के बारे में बताइए कि क्या है, ये विकास संघ है ये। ठीक है।
और ये हो गया आईएफएससी हो गया, वित्त निगम हो गया, और एक पुनर्निर्माण विकास बैंक हो गया। तो ये चौथा हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना? अगर और अच्छे से लिखता जाऊं, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ करेगी तो ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सरकारी आयोग, सी रंग राजन समिति, पारेख समिति, नरसिंह समिति। तो इनका मिलान करना है, ठीक है। तो कौन सी, तो ये सबको पता है, सब लोग बता सकते हैं। तो सरकारी आयोग देखते ही सबने टिक लगाया होगा, क्या? केंद्र और राज्य के संबंध, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। अब बताइए, सी रंग राजन समिति किस लिए है? तो गरीबी मापन की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनी थी। ठीक है, सी रंगराजन समिति क्या, गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने। पारीख समिति के बारे में समझेंगे, तो पारीख समिति किस लिए बनी थी? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जी याद नहीं होगी तो याद कर लो, पारीख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और इसके बाद नरसिम्हा समिति किस लिए? तो बैंकिंग सुधार के लिए। ठीक है, तो ए का 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे। 34वां क्वेश्चन क्या बोला? एग मार्क। भाई एग मार्क का संबंध किससे है? तो सबको पता है एग मार्क लगा होता है किसी किसी भी चीज, हम सामान खरीदते हैं तो उसमें एग मार्क लगा होता है। तो संसाधन से होता है, गुणवत्ता से तो होता है, पैकेजिंग से होता है, या तो वो जो एग मार्क लगा होता है वो गुणवत्ता से रिलेटेड होता है। ठीक है, गुणवत्ता से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज हमने जो टेस्ट सीरीज के कितने क्वेश्चन किए? 34 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम कल की क्लास में जो करेंगे उसके आगे करेंगे, हम पूरा पेपर 3 क्लासेस में पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके एवरीवन, और सभी लोग टेस्ट सीरीज दें और जितने अपने दोस्तों सबको शेयर कर दें। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन।